को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दिवेक भाई, एक शेर है उर्दू का, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे जान जाऊं कि तुम दूर जाके रोए। ये शेर पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल इस वक्त जो है वो हिट आता है, और साथ साथ में मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि जी जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, और पाकिस्तान का हर मुश्किल में उन्होंने साथ दिया है। लेकिन अब वो हमारे पास से गुजर गए, और एक जो प्रोग्राम शेड्यूल था यहाँ पर पाकिस्तान में बात हो रही है, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और भारत में चले गए, और वहां पर अपनी मोहब्बतें और कारोबार और हर चीज को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो आप मोहम्मद बिन सलमान के इस विजिट को कैसे देख रहे हैं, जरा पहले ये बताइएगा। पहले तो बात है कि पहले G20 के मेंबर भी है सऊदी अरेबिया, तो 2 दिन तो वो G20 के मेंबर की तरह थे। कल के दिन वो स्टेट गेस्ट थे इंडिया के। एज अ स्टेट गेस्ट वो वहां पर रुके थे, तो वो कल उनको पूरा वो प्रोटोकॉल, गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह सब वेलकम ये वगैरह किया उन्होंने, गया। उनका ये प्रोग्राम पहले तय था या उन्होंने बढ़ाया पहले वहां से पर था। जाकर? नहीं, 3 दिन का तो पहले से तय था कि 2 दिन G20, एक दिन स्टेट विजिट, ये तय था पहले से इंडिया का। और पाकिस्तान का भी एंड मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल किया। अब देखिए सर, इंडिया में गए हैं तो अब कल आप मुआहदे देखें, मैं तो मुआहदे देख के भी मैं परेशान हो गया। इतने मुआहदे, इतनी लंबी चौड़ी तो अमेरिका की भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं लिखी है जितनी तो सऊदी के साथ लिखी है। बायलैटरल मीटिंग तो अभी मोदी जी ने 15 हेड ऑफ स्टेट्स के साथ की है 3 दिन में, 15। किसी की भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। सऊदी की 48 पॉइंट लिख लें, 48 पॉइंट्स। 48 बहुत होते हैं। वाह। अमेरिका के अंदर सिर्फ जो 22 पॉइंट है, फ्रांस वाले में 18 पॉइंट है, इसके अंदर 48 पॉइंट्स। तो बहुत लंबा क्या चौड़ा काम हासिल हुआ, हुआ है। भारत को क्या हासिल हुआ ये 48 जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर? पर दोनों को बहुत कुछ हासिल हुआ, यही तो मसला है। उनका रिश्ता लेन और देन दोनों का है। ठीक है, तो करीब जो टोटल डील्स को जो लगाया जा रहा है अंदाजा, वो लगाया जा रहा है जितनी भी डीलें कल एमओयू साइन हुए हैं, डीलें हुई हैं, वो करीब $100 बिलियन की है। वाह। 100 बिलियन की वो डील्स हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ वीडियोस में पहले हमने जिक्र भी किया था रत्नागिरी रिफाइनरी का, कि जी। अजीत पवार को इसलिए लेके आए क्योंकि वो शुगर बेल्ट है और शरद पवार का उधर बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, वो रिफाइनरी स्टार्ट करवानी है क्योंकि उसने रुकवाई भी है वहां पर काम। कल उस रिफाइनरी, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, रत्नागिरी रिफाइनरी का नाम चेंज करे वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी करके, पहले $44 बिलियन थी, उसके अंदर भी $6 बिलियन इजाफा कर दिया। अब $50 बिलियन की वो पूरी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पूरा बनेगा वो। तो वो जो अजीत पवार वाली बात कही थी ना, वो भी सच हो गई है हमारी। सही। हो गया काम, एमबीएस आया। इसके अलावा सर देखें, करीब एमओयू, पता नहीं, करीब 12 एमओयू साइन हुए हैं, 8 से 12। इसके अलावा कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें इन्होंने काम नहीं। अल मोहीद अल हिंद के नाम से नेवल एक्सरसाइजेस हैं। हज और उम्रे के लिए जो भी इंडियंस जाएंगे वो रुपए कार्ड सऊदी में चला सकते हैं। सऊदियों के लिए ई वीजा शुरू कर दी है। सऊदियों को डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी इंडिया देगा, क्योंकि इंडिया की अभी वो डेवलप की है, इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जी। मरीन स्टडीज या ओशन ओशन स्टडीज वालों ने, जो दुनिया की वन ऑफ द एडवांस और लोएस्ट कॉस्ट चीपेस्ट वो टेक्नोलॉजी है, तो वो देगा, हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर में मदद करेगा सऊदी अरब की, इंडिया। हाँ। फिर वहाँ के लॉजिस्टिक्स में मदद करेगा। वहां पर सऊदी अरब में लॉजिस्टिक, एयर कॉरिडोर्स, एयर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स को डेवलप और मजीद मॉडर्नाइज करना, उसके ऊपर भी बात हुई है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात हुई है, सऊदी अरब के अंदर ग्रीन एनर्जी के ऊपर। लाइफस्टाइल मिशन की बात हुई है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात हुई है कि किस तरह हम मेडिकल में रिसर्च कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल साइड पे, और किस तरह आप जेनरिक मेडिसिन को सऊदी अरब में लेके जा सकते हैं, उधर फार्मा की इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। तो ये बातें हुई। उसके बाद उधर देखें, साइबर सिक्योरिटी की बातें हुई, नारकोटिक्स की बातें हुई, टेररिज्म की बातें हुई। ठीक है, उसके ऊपर फॉर्मेलिटी इन्फ्लुएंस करने की बातें हुई। जाहिर सी बात है, उसका इनडायरेक्टली इशारा तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ आ जाता है, लेकिन ये कि सऊदी अरब में भी इन चीजों का मसला बहुत है, ड्रग्स वगैरह का। और
इंडिया ने अपने साइबर सिक्योरिटी के और सर्वेलेंस के कुछ सॉफ्टवेयर भी ऑफर किए हैं सऊदी को। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किए, उसके ऊपर भी एमओयू हुआ है सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री दोनों के बीच में। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज के बीच में वायदा हुआ है 5G 6G को लेके। इसके अलावा सर वहां पर दोनों मुल्क एक दूसरे की कंपनियों में, एक दूसरे के मुल्कों में मजीद इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सऊदी इंडियन कंपनी से करेगा, इंडिया सऊदी कंपनी से करेगा। दोनों के एग्जिम बैंक ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो कुछ और तरीके से और किसी माध्यम से करना हो। इसके अलावा सऊदी ने अप्रिशिएट किया G20 की पूरी मीटिंग के ऊपर और उसके अरेंजमेंट्स के ऊपर। इसके अलावा सऊदी अरब ने वेजिटेरियनिज्म को, प्लांट्स को, बायोडाइवर्सिटी को, इन सबको अहमियत दी इंडिया के उसमें। और इंडिया के उस हर अलायंस में सऊदी अरब आ चुका है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हो, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हो, वन वर्ल्ड वन हेल्थ हो, उसके अलावा मरीन टाइम सिक्योरिटी और यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी ट्रेड, वो भी उसके ऊपर भी वो एग्री करते हैं। इसके अलावा फिर दोनों के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप और मजीद गहरी करनी है। और किस आईआईटी के तरह बारे में बताइए। आईआईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इंडिया खोलने वाला है, उधर आईआईटी जाएगा, आईएम जाएगा। और मेरे ख्याल से नाइपर की भी बातचीत चल रही है, शायद नाइपर भी जाए। नाइपर थोड़ा 50-50 है फिलहाल, और नाइपर की भी बातें चल रही हैं। स्किल इंडिया जो है, इंडिया का जो स्किलिंग प्रोग्राम है, वो भी सऊदी अरब जाएगा। उसके बीच में भी साइन हुआ एमओयू फॉर कॉपरेशन इन द टेक्निकल फील्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएमई बैंक बिटवीन सिडबी एंड एसएमई बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया। एक ये एसएमईज का है, दूसरा एक एग्जिम बैंक है जो एक्सपोर्ट और वो बड़ी कंपनीज के लिए। इसके अलावा नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एंड किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन ऑफ सऊदी अरेबिया इन द एरिया ऑफ आर्चाइवल कॉपरेशन, जो इंडिया का सेंट्रल विजिलेंस कमिटी जो भी है, वो डिपार्टमेंट इंडिया का, वो सऊदी के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के साथ कॉपरेट करेगा और फर्दर फ्रेमवर्क बनाएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 20-30% एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अच्छा, इसके अलावा सर मजीद आगे जो हुआ है कि ऑयल के ऊपर बातचीत हुई है कि किस तरह जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको किस तरह ऑयल हम कम रेटों में दिया दे सकते हैं, या किस तरीके से उनकी डेफर्ड पेमेंट्स को या इंटरेस्ट रेट कम लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। ठीक है, वही ग्लोबल साउथ वाली इधर बात आ जाती है। इसके अलावा सर एक कॉम्प्रिहेंसिव बात हुई है कि दोनों मुल्कों में एक पूरा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कॉपरेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा अंडर इंडिया एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इस काउंसिल के नीचे फ्रेमवर्क होगा। वो फ्रेमवर्क के नीचे जो चीजें एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में, केमिकल्स में, कम्युनिकेशंस में, टेक्नोलॉजी में, टूरिज्म में, कल्चर में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में, माइनिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में। कोई मतलब चीज नहीं छोड़ी। कोई चीज नहीं छोड़ी है सर, हर चीज 48 पॉइंटों में इन लोगों ने कवर कर ली है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें, अब बीच में ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एंड एग्रीमेंट, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एंड कस्टम मैटर्स। मतलब दोनों मुल्कों में जब टैक्स लगता है एक ही चीज के ऊपर, उस टैक्स डबल टैक्सेशन को हटाया जाए, एक जगह टैक्स लगे, कस्टम्स को कम किया जाए, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो। ठीक है, ये चीजें भी इन लोगों ने उसमें बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया ने सपोर्ट किया सऊदी अरब के विजन 2030 को, और इंडिया उस विजन को सऊदी अरब के हेल्प करेगा स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के थ्रू, मेक इन इंडिया के थ्रू। इसके अलावा सर स्पेशली एक पूरा पॉइंट, एक अलग से लाइन लिखी गई है, फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रोथ, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, मतलब फूड से रिलेटेड इसके अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंडिया के अंदर, सऊदी अरब के करे जो सऊदी अरब करेगा। इंडिया भी करेगा लेकिन सऊदी अरब, जो सऊदी अरब करेगा वो बिल्कुल अलग होगी। इसके अलावा सऊदी अरब की स्पेस एजेंसी को,
जो है वो अब किस तरीके का मॉडर्नाइज सेटअप किया जाए, उसको फर्दर जो भी जितनी भी सपोर्ट चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, वो इसरो देगा। चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो, चाहे वो आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट नेविगेशन हो, वो सब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो करेगा। तो इसके अलावा माइनिंग के ऊपर भी दोनों ने कुछ डिस्कशन किए जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। माइनिंग में वैसे वैसे कुछ ना कुछ मिला है जिसके ऊपर ये बातचीत की है, कहीं ना कहीं कुछ मिला ही होगा जखीरा, तो जो अभी तक पब्लिक नहीं किया है। इससे अगर अगर हम आगे चलें तो दोनों के बीच में बातचीत हुई है कि फटाफट जल्दी से जल्द एफटीए साइन किया जाए जीसीसी कंट्रीज और इंडिया का। जीसीसी में 6 मुल्क हैं, सऊदी अरब है, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, छठा पता नहीं कौन सा है, मतलब छठा भी है। तो 6 अच्छा भाई, मुल्कों एक का। सवाल है मैं, जी। जैसे सऊदी अरब है, इसको माना जाता है कि ये जो इस्लामिक दुनिया है उसका एक लीडर को देखा जाता है कि सारे उसकी तरफ देखते हैं। और इंडिया को ओवरऑल जैसे कि देखा जा रहा है कि इंडिया एक पूरी दुनिया का लीडर बन के उभर रहा है। तो दोनों ये लीडर थे, तो कुछ ऐसी बात भी हुई कोई इस्लामिक ममालिक के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में, कुछ ऐसे कि जैसे कि कुछ लीडर होते हैं कि लीडर फैसला करते हैं बाकी मुल्कों के बारे में, कुछ इस तरह की कोई जंग को खत्म करने के लिए, कुछ दूसरे मुल्कों की फलाह के लिए, कुछ ऐसे ये भी बातें हुई हैं कुछ मीटिंग में? हाँ सर, इसमें कुछ बातें हुई हैं, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर आया स्टेटमेंट पॉइंट आया कि अफगानिस्तान की जमीन टेररिज्म के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स उगते हैं अफगानिस्तान में। और कोई भी एंटी नेशनल या इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो दूसरे मुल्कों को है उनको पनाह नहीं मिलनी चाहिए अफगानिस्तान में। और वहाँ के लोगों को, जो अफगान लोग हैं, उनको कंटिन्यूसली ह्यूमैनिटेरियन एड मिलती रहे, और हमारी कोशिश होगी कि हम अफगानिस्तान में पूरी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सकें। उसके लिए हम काम करेंगे मिलकर। एक अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई। दूसरी बात हुई पैलेस्टीन के ऊपर। पैलेस्टीन के ऊपर सर बात ये हुई कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और यूएन चार्टर के हिसाब से उसको सारे राइट्स उसको मिलने चाहिए। अब तीसरी जो बात हुई थी वो यमन के ऊपर हुई है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, कि यमन और सऊदी के बीच में किस तरीके से जो तनाव है जो आई से उसको मेल्ट किया जाए, कम से कम किया जाए। यमन में भी वो यूथी कहते हैं मेरे ख्याल से, यूथी रेबल्स जो हैं जिनको ओसी ईरान, ओसी ओसी के यूथी, ऐसा कोई मेरे जी, नजर में यूथी है या ओसी। ओसी, उनको ईरान पैसे देता है, उनको ईरान बैक करता है। तो बेसिकली वो अब वो यमन से भी इंडिया बात करेगा और सऊदी अरब से बात कर चुका है। जॉइंट स्टेटमेंट में भी इसके ऊपर अलग से पॉइंट आया है, लिखा गया है इसके बारे में। पाकिस्तान के बारे में भी बात हुई कोई? टेररिज्म से रिलेटेड हुई, इसके अलावा वो भी इनडायरेक्टली, नाम नहीं लिया गया। हम्म। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सर। हमारी ये नहीं बात हुई कि इनके हालात भी बदल गए? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ लोगों को भी। Both sides also stress the importance of strengthening security cooperation in the field of combating terrorism and its financing. Both sides emphasized that terrorism in all its forms remain one of the gravest threats to humanity. They agreed that there cannot be any justification for any act of terror for any reason whatsoever. They rejected any attempt to link terrorism to any particular race, religion, or culture. Both sides call on all states to reject the use of terrorism against other countries, dismantle terrorism infrastructure where it exists, and bring perpetrators of terrorism to justice swiftly. Both sides stressed the need to prevent access to weapons, including missiles and drones, to commit terrorist acts against other countries. सही। नाम नहीं लिया, बाकी बातें सारी हुई पाकिस्तान की है। वही वाली बातें की है, वह हिंदी को इंग्लिश में करके लिखा हुआ है बस। सही बात है। तो भाई ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, इसकी भी जरा रीजन बता दें। मोहम्मद बिन सलमान जो अचानक से उनका मूड बदल गया। तो $25 बिलियन की बातें हो रही थी कि सऊदी और यूएई दोनों मिलके 25 करेंगे उसके अगले 5 साल में। और उसके बाद कुछ जीसी की बाकी जो कंट्रियां 4-5 वो मिलके 25 और मजीद करेंगी। तो ये समझे करीब 10 साल का कोई प्लान था, 10 साल में कोई $50 अरब। अब वैसे तो उसके ऊपर कुछ शर्तें होंगी, कुछ चीजें होंगी।
पाकिस्तान ने होमवर्क तो किया नहीं होगा, वो बस $50 बिलियन सुन के वो कूद पड़े होंगे, अब आ गए हमारे जजीरे, तो बस वो हो गया काम उसी के अंदर। तैयारी व्यारी की नहीं होगी या शर्तें मानी नहीं होंगी। और एक और देखिए सबसे बड़ी चीज मुझे जो अजीब लगता है ना, पूरे सऊदी अरब हो, अल जजीरा हो, यूएई का हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी ये खबर नहीं चल रही है, पाकिस्तान में खबर चल रही है। सऊदी आ रहा है $25 बिलियन लेके। वो बीच में याद है कि पाकिस्तान ने डील डन कर दी है, JF-17 डन हो गया, अर्जेंटीना को जा रहा है। अर्जेंटीना की न्यूज में है ही नहीं JF-17, अर्जेंटीना की न्यूज में आ रहा है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया जा रहा है तेजस देखने। मतलब ये अभी अभी की बात ले लें, अभी 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले आया कि इराक पाकिस्तान से JF-17 खरीदना चाहता है। तो वो तो अरबी अरबी थोड़ी ना बख्शता, अरबियों ने तो अगले दिन न्यूज चैनल पे आके बोल दिया ये पाकिस्तानियों ने झूठी खबर चलाई है। वो एक लतीफा है ना हमारे यहाँ, वो कहते हैं कि जी वो किसी लड़के से पूछा कि तुम्हारी बात चल रही थी उधर तो क्या बना उसका, कह रहा 50% काम हो गया। कह रहा 50% काम कैसे हो, कह रहा लड़के वाले मान रहे अभी लड़की वाले नहीं मान रहे। तो यही बात है, पाकिस्तान मान रहा है अभी दूसरे नहीं मान रहे, 50% काम फिर भी। पर ये अगर मोहम्मद बिन अच्छा भाई। सलमान आता तो 50% होता। ये मोहम्मद बिन सलमान का ना आना मतलब मेरे को तो 50% भी नहीं लग रहा। तो देखे आते ही डायरेक्ट मुआहदे नहीं होते, मुआहदों में टाइम लगता है। ये आता तो समझे 50% काम हो जाता, फिर हम स्टेप 2 पे चले जाते, हम फिर आगे का काम करते 100% के लिए। ये आया ही नहीं तो 50% का भी कैसे उम्मीद लगा। इसमें वजह क्या नजर आ रही है आपको कि जैसे अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है, दोनों मुल्क आपस में तकरीबन जंग के पास आकर खड़े हैं, चित्राल के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, कल भी दोबारा से अटैक्स हुए हैं चित्राल के ऊपर। वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ पर कब्जा भी किया हुआ है, पाकिस्तान इस चीज को डिनाई कर रहा है। अ, ताल्लुकात पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ खराब क्यों होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो वो अपने ताल्लुकात को हर जो मुल्क है उसके साथ बेहतर बना रहे हैं। ये दोनों की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है दोनों? पर देखे अफगानिस्तान में जब तक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ना वो सही थी। देखिए मानती तो वो भी नहीं थी ड्यूरेंट लाइन को, वो भी यही कहती थी कि KPK हमारा हिस्सा है, जो हिस्टोरिकली उनका भी है। ठीक है, लेकिन जंगें तो नहीं करती थी, लोग तो नहीं मारती थी, एक दूसरे की मर्यादा को तो नहीं लांघती थी, सीमा की मर्यादा को, जो देश की सीमाएं हैं। लेकिन बात वही है ना कि अब हम लोगों को ही शौक चढ़ा था ना तालिबानों को रखने का, तो अब भुगतेंगे हम लोग ही भुगतेंगे, हमारे शौक हम ही भुगत रहे हैं, और कौन भुगतेगा। सिविलियन गवर्नमेंट में आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानियों को कि 1947 में कुछ 2-3 मुल्कों में से अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की फेवर में वोट नहीं किया था, उसके खिलाफ था के बनने के। जी। उसने कभी जंग नहीं की, हमने जंगें की हैं, हम उनके घर में घुसे। और हमें सीखना चाहिए था कि 1996 नहीं 92 में, 92 तक या 94 जब मुल्ला उमर आया था, मुल्ला उमर की गवर्नमेंट आ गई थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी कोशिश की थी मुल्ला उमर से एक पेपर पर साइन करवाने की कि आज से तुम ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान मानता है। मुल्ला उमर उस टाइम पे तालिबान की सिर्फ गर्दन नहीं, गर्दन आंटे आंटे सब इनके है ना पाकिस्तानियों की हाथों में थे, मुट्ठी में जी थे। बिल्कुल। उन्होंने तब जी। वो साइन नहीं किया, तो ये आज कौन से करेंगे जब वो आजाद हो गए। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी गए हैं तालिबान, अमेरिका से भी ताल्लुक बना गए, आज वो कहाँ से कर लें। हमें अपनी गलतियों से नहीं सीखते हम लोग, यही तो मसला है। हमें बचाना चाहिए था कार्रवाई की गवर्नमेंट को, ताकि कम से कम हमारे ही शहरी हमारे सिपाही तो नहीं मरते। सही। तो भारत के आप ताल्लुकात कैसे देखते हैं नेबरिंग कंट्री के साथ? भारत के पाकिस्तान के साथ छोड़ के सभी के साथ अच्छे हैं, एक पाकिस्तान के साथ तो छोड़ दें, बाकी अब चाइना है, चाइना के साथ 50-50 है, वक्ती तौर है। चाइना के साथ कोई खानदानी दुश्मनी देखे, चाइना और इंडिया में क्या था, क्या फर्क क्या है। देर इज नो हेट बिटवीन चाइनीज पीपल एंड इंडियन पीपल। मसला पता है कहाँ आ जाता है, इंडियन गवर्नमेंट और CCP के बीच में। इंडियन पीपल हेट CCP, दे डोंट हेट चाइनीज कॉमन सिटीजन। तो वो वक्ती तौर है, 5-6 साल में मैंने आपको लास्ट टाइम में मैंने कहा जी। मेरा 50-50 एनालिसिस है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कंफर्म,
लेकिन कुछ भी हो सकता है, पता चले खबर आ जाए शी जिनपिंग की नस फट गई है, ली कुआंग बन गया प्रेसिडेंट चाइना का, मसले हल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे 5-6 साल तो लगेगा, 5-6 साल में कोई ना कोई एक टुकड़ा तो टूटेगा चाइना से, या मंगोलिया टूटेगा, या शिनजियांग टूटेगा, या तिब्बत टूटेगा, कुछ एक तो टूटेगा लास्ट। तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इकोनॉमी के हालात वैसे ही बुरे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, अभी तो रेडिएशन लीक हो गई है, वो यूरेनियम बेवकूफों ने पूरे चाइना में फैला दी और पूरे चाइना में रेडिएशन के मसले खड़े हो गए। तो ऐसे तो वो बेवकूफ है चीनी शी जिनपिंग का, उसका वो उनका बेड़ा करेगा। बाकी देखें, नेपाल के साथ तो कहते हैं ना कि वो क्या है, रोटी और बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। और भूटान का तो, भूटान की डिफेंस और भूटान की फॉरेन पॉलिसी वो इंडिया हैंडल करता है। भूटान में डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो इंडिया हैंडल करेगा उनकी। डोकलाम हम कहते हैं कि चाइना आया इंडिया को डोकलाम में हमला किया, वो डोकलाम का है, डोकलाम इंडिया का बॉर्डर नहीं है, डोकलाम भूटान का बॉर्डर है। भूटान और चाइना के बॉर्डर पे डोकलाम है, तो इंडियन आर्मी उधर भी है। ठीक है। अच्छा, नेपाल और भूटान दोनों में इंडियन करेंसी चलती है, उनके पैसे भी इंडिया से छप के जाते हैं, इंडियन करेंसी चलती है, इंटरलिंक है दोनों में। आप इंडिया ऑयल जाता है, बिजली जाती है, और इंडियंस को बहुत ज्यादा फ्री एक्सेस है, फ्रीली जा सकते हैं, मतलब मुंह उठा के नेपाल भूटान चले गए, मुंह उठा के वापस भी आ गए, कोई वीजा वो झंझट है वो नहीं है। श्रीलंका के साथ अभी आप देख रहे हैं, अब ब्रिज बना रहे हैं, ट्रेन बनाएंगे, उसके अंदर बिजली भी एक्सपोर्ट होगी, इंडियन रुपी अब चलना शुरू हो गया श्रीलंका में, कॉमन मार्केट में उसकी हो गया डन। तो अब वो देखें आप, वो श्रीलंका, और श्रीलंका का एक हिस्टोरिक हजारों सालों पुराना है, चाहे नेपाल है वो भी हजारों साल पुराना है। गौतम बुद्ध की जो मदर थी, वो उनकी जो बर्थ प्लेस थी वो नेपाल में है। ठीक है। सिमिलरली भूटान पूरा बुद्धिस्ट कंट्री है, श्रीलंका है तो वहां से वो राम सेतु है, रामायण है, रावण है। ठीक है। आप भारत किसी भी मुल्क में जाएंगे कनेक्शन बैठ जाएंगे, ऐसे 50 कनेक्शन में पाकिस्तान के साथ भी बिठा सकते हैं हम लोग, पर बिठाने का फायदा कोई है नहीं तो उसको क्या गिनवा है। म्यांमार को देख, आज मालदीव को देखें, मालदीव में हिंदी बोली जाती है, मालदीव के अंदर कू होने से इंडिया ने बचाया था, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ उसका नाम शायद ऑपरेशन पवन था, मेरे ख्याल से ऑपरेशन पवन था मेरे ख्याल से। मालदीव में कू हो गया था, शाम को रातों रात इंडियन फोर्सेस गई, उस आर्मी डिक्टेटर को उठा के डेमोक्रेसी रीइंस्टॉल करके वापस भी आ गए 12 घंटे के अंदर अंदर। तो ये भी हुआ है। अभी $14 बिलियन की, तो कोरोना कोविड से पहले मालदीव बैंकरप्ट हो गया था चाइना के डेट ट्रैप में। $14 बिलियन की हेल्प की इंडिया ने मालदीव की। उसके अलावा अगर आप इंडोनेशिया भी नेबर है इंडिया का, मरीन टाइम नेबर है। इंडोनेशिया और इंडिया के रिश्ते आपको पता ही है, इंडोनेशिया तो कभी डिनाई नहीं करता कि वी वर ओरिजिनली इंडियंस, वी वर ओरिजिनली हिंदू, वी वर ओरिजिनली सनातन, वो तो डिक्लाइन ही नहीं करता ना। वो आप उसके रिश्ते देखें। अभी मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, इंडोनेशिया के इधर आए थे, लास्ट ईयर इंडोनेशिया में G20 था, तो आप मोदी जी का देख लें वहां पर उनके साथ रिश्ते, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बायोलैटरल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री फ्रंट्स पे आप उठा के देखें। इंडोनेशिया ने अपना सबांग पोर्ट दिया हुआ है इंडिया को, इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट पे इंडियन मिलिट्री नेवी कभी भी जाके डॉक कर सकती है। तो ये चीज वहां से आप म्यांमार है, म्यांमार में थोड़ा सा मसला चल रहा है, लेकिन वो वक्ती तौर है, 2-3 साल और होगा, बाद में वो मसला भी खत्म हो जाएगा। बाकी ट्रेड हो रही है, चावल दे रहे हैं, अभी कोविड में वैक्सीनें भी दी म्यांमार को, चावल की कमी हो गई थी, फिर चावल दिए थे कोरोना में, अभी बिजली एक्सपोर्ट करने वाले हैं म्यांमार को। तो ऐसी बहुत सी चीजें, अपने सारे नेबर्स का ख्याल रखते हैं। अब ये चाइना का मुंह काला है, अब क्या करें, चाइना का मसला ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल भाई, पाकिस्तान को भी इन सारी चीजों से सीखना चाहिए। हम देखें, इंडिया को हम क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पॉलिटिशियन हो, हमारा मीडिया हो, हमारी आवाम हो, ये सारे के सारे इंडिया को देखते हैं कि जी इंडिया हमारा, भारत जो है वो दुश्मन है जी, भारत ऐसे कर रहा है, भारत वैसे कर रहा है। तो भारत जो एक तरक्की के सफर में एक ऊपर चढ़े जा रहा है, ऊपर जाए जा रहा है, उस चीज को क्यों फॉलो नहीं किया जाता। और यहाँ पर मेरे ख्याल में हम सबको ये पॉजिटिव चीजें जो है उनको देखने की जरूरत है और उनसे सीखने की जरूरत है कि हमारे जो दोस्त तो नहीं है, खैर हम उसको पाकिस्तानी दोस्त मानते ही नहीं है, अपना भाई भी नहीं मानते, दोस्त भी नहीं मानते, कम से कम उसकी तरक्की के जो सफर को देखकर उससे सीख तो सकते हैं। भाई मैं नहीं कहता कि आप भारत से दोस्ती करें, आप भारत को अपना भाई माने, आप भारत से सुलह करें भारत से,
आप कम से कम भारत को देखकर उसकी तरक्की से सीख तो सकते हैं कि किस तरीके से अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, कि मोहम्मद बिन सलमान जैसा आप जिसको बोलते हैं कि जी हमारा भाई है, और उसकी गाड़ी भी हम इमरान खान साहब ड्राइव कर रहे होते हैं, और ये इस तरह उसने आपकी तरफ देखने की भी जरूरत महसूस नहीं की, उसने आपके 1 घंटे के लिए आने की जरूरत महसूस नहीं की। तो आपको अब यहाँ पर भी मेरे ख्याल में अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अब क्या खराबियां हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको फौरी तौर पर बेहतर करने की जरूरत है। यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे 2-3 दिन पहले कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इतने बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। पर किधर गए वो दावे? जी। ये मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने पता नहीं आपको भेजा था नहीं भेजा था, मुझे याद नहीं है, देखें। जी। जी। बिल्कुल नहीं। ये तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर, एक तमाचा है कि पाकिस्तान अपने आप को कहता जी मैं इस्लामी मुल्क हूँ, और हमारे रवाबत जो है वो सऊदी अरब के साथ बरादराना रवाबत है। और वो आपको क्या समझ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान आपको किसी खाते में नहीं ला रहे हैं, वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर कर आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और वो उधर भारत चले गए हैं। और भारत को देखें किस तरह से वो मैं कल देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, किसे गले मिल रहे हैं मोदी जी के साथ, और किस तरह वो उनको कल मैंने देखा कि वो इंडियन जो है तीनों जो उनकी आर्मी नेवी और एयरफोर्स की तरफ से उन्हें सलामी दी गई है, और वहां पर बड़े वो फखर के साथ वो वहां पर खड़े हैं। तो पाकिस्तान को अब जो है वो सोचना चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए कि किस तरीके से हम जो है अपने जो खराबियां हैं, अपने जो माइंड सेट है उसको चेंज करें, उसको तब्दील करें कि खुदा के लिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों पर रहम करो, इस मुल्क के लोगों पर रहम खाओ, इस मुल्क के ऊपर रहम खाओ। और ये जो मुल्क जो है इसको जो भिखारी समझना शुरू कर दिया है, हर मुल्क हमसे इग्नोर कर रहा है, यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं है। उसे ये पता था कि इन्होंने पैसे मांगने शुरू कर देने, ना इन्होंने कोई ट्रेड की बात करनी है, ना इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बात करनी, इन्होंने यही मांगना कि हमें पैसे क्या दोगे, क्या हमें दोगे, हमने आईएमएफ को पैसे देने हैं, तो इस मुल्क के ऊपर रहम किया जाए। तो बहुत शुक्रिया दिवेक भाई आपका, आपके कीमती वक्त का। आपसे आइंदा भी बात होते रहेगी।